स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं सभी आप लोग? आशा करता हूँ आपका अध्ययन बहुत बढ़िया चल रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत इसके सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा और इस वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। उत्तर प्रदेश टीईटी के लिए हो, मध्य प्रदेश के लिए हो, छत्तीसगढ़ के लिए हो, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे झारखंड टीईटी हो, इन सभी में इस टॉपिक से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप ये मानकर चलिए कि बाल विकास से आपको 30 प्रश्नों में से 2 से 4 प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं इस टॉपिक से। तो आइए आरंभ करते हैं। ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आप देख लीजिए, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट का सीधा सा अर्थ है कि गर्भावस्था से लेकर, या हम यूं कहें कि गर्भावस्था के आरंभ से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को हम बाल विकास में कवर करते हैं। और इसके बीच में हुए डिफरेंट टाइप के चेंजेस, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, शैक्षिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, इन सभी प्रकार के पहलुओं पर नजर डालते हैं। और इन सभी पहलुओं का मुख्य उद्देश्य इतना सा होता है कि किस प्रकार बालक का विकास करना है या बालक को कैसे आगे बढ़ाना है। अब इसमें से दो मुख्य फैक्टर काम करते हैं, एक तो आनुवंशिकता और एक वातावरण। आनुवंशिकता और वातावरण, इन दोनों के सामंजस्य से बालक की आगे की जो डेवलपमेंट है वो निर्धारित होता है। क्योंकि जो आनुवंशिकता होती है वो तो जन्मजात होती है, लेकिन वातावरण की कंडीशन ये निर्धारित करती है कि बालक का जो माहौल दिया जा रहा है वो ये निर्धारित करता है कि आगे बालक क्या करेगा। उन दोनों के समन्वय से बनता है। क्योंकि बुद्धि तो हमें जन्मजात प्राप्त होती है, कुछ बुद्धि हम लोग सीखते भी हैं, जैसे कि अर्जित कारक हम कहते हैं। तो दोनों का सामंजस्य जब बनता है तभी संपूर्ण विकास होता है। तो आइए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आरंभ करते हैं। तो देखिए, बाल विकास के तहत हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं, पहले तो आप प्रॉपर अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग एक एक करके सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले चित्र आप पूर्व देख लीजिएगा। देखिए, अगर हम जन्म के पहले से बात करें, सो दिस इज स्पर्म, या हम यूं कह सकते हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। दिस इज कॉल्ड ओवम। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये ऊ सेल है और ये स्पर्म है, का ढेर सारे स्पर्म होते हैं, मैं सिंगल आपको दिखा रहा हूं। इन दोनों का जो केंद्रक होता है वो इस स्टेज पे कुछ ऐसा दिखता है यहां पे, और बाद में दोनों आपस में संयुग्मित हो जाते हैं और इसी स्टेज को कहा जाता है जाइगोट। यानी कहने का तात्पर्य इतना सा है कि मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर आपस में जब संयुग्मित होते हैं, कुछ इस तरह से ढेर सारे स्पर्म्स होते हैं और ओवम सिंगल होता है, तो इसके चारों तरफ स्पर्म लाइक दिस, और उनमें से एक फर्टिलाइज करता है। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो इस तरह से दोनों का न्यूक्लियस जब एक में संयुग्मित हो जाता है तो फिर ये जाइगोटिक कंडीशन बनती है। फर्दर इसमें डिवीजन आरंभ हो जाते हैं, इसमें डिवीजन होते हैं और ये टू सेल्ड स्ट्रक्चर क्लीवेज होता है, ये दो सेल बन जाती हैं। फिर दो सेल से आपको चार सेल देखने को मिलेंगी, लाइक दिस, फोर सेल्ड स्ट्रक्चर, इस तरह से। इसके बाद आगे चल के आपको कुछ ऐसी स्टेज, मल्टी स्टेजेस देखने को मिलेंगी जिसमें कि 2, 8, 16, 32 ऐसे डिवाइड होता रहता है, लाइक दिस। और इस स्टेज को हम लोग कह देते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टुला स्टेज। इसके पहले होती है मारुला स्टेज, मारुला अवस्था। तो यहां से आप देख सकते हैं ये स्पर्म था, दिस इज ओवम, और कुछ ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। ये गर्भ के पहले, यानी जब गर्भकाल जब आरंभ होता है, ये उसके पहले की कंडीशन है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ये पहले की कंडीशन है कि मेल कैरेक्टर आया, ओवम, फीमेल कैरेक्टर आया, फिर ये दोनों फीमेल की बॉडी में
फीमेल की बॉडी में ये प्रक्रिया आरंभ होती है, धीरे धीरे बढ़ते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ चलती है और फैलोपियन ट्यूब में जाकर ये प्रक्रिया होती है। फिर ब्लास्टुला स्टेज आगे जाकर ये अटैच हो जाती है धीरे धीरे जाके आगे, फर्दर डेवलपमेंटल स्टेज होती है। और मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं यहां पे, प्लेसेंटा की मदद से एम्ब्रियो बन जाता है। ये जो कनेक्शन है इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्लेसेंटा मदर की बॉडी और बेबी यानी एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्शन होता है जो बेबी की नाभि से जुड़ा हुआ होता है जन्म लेने पर, आप सभी ने देखा होगा। सो दिस इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा करता क्या है, ये बेबी को कंप्लीट न्यूट्रिशन मदर की बॉडी से या एक्सक्रीशन या सांस लेना, जो भी बेबी के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर या फीटस के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सब इसी प्लेसेंटा की मदद से होती है। मदर की बॉडी के थ्रू ही एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सांस भी वहीं से लेता है, इवन ब्लड का फ्लो भी इसी के थ्रू आगे बढ़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो भी बालक लेता है वो सारा कुछ इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड मदर बॉडी फॉर टेकिंग न्यूट्रिशन एंड ऑल द एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो भी उसकी बॉडी में होती है। तो ये एम्ब्रियो हो गया। यहां तक की ये कंडीशन जो होती है 9 मंथ्स 10 डेज अप्रोक्सीमेट, 9 मंथ्स 9 डेज अप्रोक्सीमेट वेरी करता है, लेकिन ये औसत है कि 9 मंथ्स के आसपास ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये 9 मंथ्स की कंडीशन के बाद फिर जन्म होता है। इसके बाद होता है जन्म। अब जब बेबी का जन्म हो जाता है तो बर्थ के बाद जो कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें कि सबसे पहली अवस्था जो होती है जिसे हम कह देते हैं शैशवावस्था, ये पहली अवस्था है। दूसरी जो अवस्था है वो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। एंड थर्ड जो अवस्था है वो किशोरावस्था। किशोरावस्था। कुल मिला के अगर हम देखें शैक्षिक दृष्टि से ये 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक और अवस्था इसमें जुड़ जाती है जिसे हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था। तो यहां पर प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। मान लीजिए सिंपल, तो बाल विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि बाल विकास अगर शैक्षिक दृष्टि से है, लेकिन वहीं अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें प्रौढ़ावस्था भी कंसिडर किया जाता है। शैशवावस्था को इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, वहीं बाल्यावस्था को चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, और किशोरावस्था को आपको पता ही है एडोलेंस पीरियड, एडोलेंस स्टेज कहा जाता है। और ये आप देखिए शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 0 से 6 वर्ष होता है। वहीं अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष का होता है, और किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 18 से आगे की उम्र जो होती है उसे प्रौढ़ावस्था में कंसिडर किया जाता है। फर्दर इन सभी को आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं प्रॉपर बता देता हूं स्टार्टिंग से। जो ये वाली स्टेजेस आपने देखी हैं यहां से, ये जन्म के पूर्व की स्टेजेस हैं, ये जन्म के पूर्व की अवस्थाएं हैं, और यहां पर आपने जो देखी हैं वो जन्म के बाद की अवस्थाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अवस्थाएं आपने देखी हैं ये अवस्थाएं कब की हैं, जन्म के पूर्व की, और ये अवस्थाएं हैं जन्म के बाद की। इन सभी स्टेजेस को आपको अच्छे से पढ़ना है एक एक करके। तो हम लोग पहले इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मैं जो भी कुछ बता रहा हूं सब कुछ महत्वपूर्ण है, आपको सब कुछ नोट करना है। आप नोट कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लीजिएगा, अपने शॉर्ट्स नोट जरूर तैयार करिए, क्योंकि जब आप कोई चीज शॉर्ट में लिखते हैं तो एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन में बहुत मदद करेगा ये। बाकी इसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो बाल विकास में स्टार्टिंग से फिर से आप एक बार समझ लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
ओके गाइस, तो मैं बात कर रहा था, देखिए यहां एक मनोवैज्ञानिक को मैं आपको बता देता हूं, और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ अभी परिभाषाएं भी आपको बताऊंगा सारी। देखिए, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल हैं। इन्होंने बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार लक्षण स्थानांतरित होते हैं। उसके लिए इन्होंने अपने 3 नियम दिए थे मुख्य रूप से। ठीक है, वो तीनों नियम की चर्चा हम बाद में अगले चैप्टर में करेंगे। लेकिन यहां से मेरा कंसर्न इतना सा था कि स्पर्म में जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र देखने को मिलते हैं ये एक्स वाई होता है, और जो ओवम में देखने को मिलते हैं वो एक्स एक्स देखने को मिलते हैं। जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो गोल होता है, वाई क्रोमोसोम जो होता है वो इलोंगेटेड यानी लंबा होता है। वाई क्रोमोसोम भारी होता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो हल्का होता है। ठीक है, ये एक प्रश्न। इसके बाद ये जो एक्स और वाई, वाई करेक्टर की वजह से इसे मेल करेक्टर कहा जाता है, और एक्स करेक्टर की वजह से इसे फीमेल करेक्टर कहा जाता है। यानी लड़का या लड़की होना किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, तो मेल के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, ना कि फीमेल के, क्योंकि फीमेल के पास दोनों एक्स होते हैं, जबकि मेल के पास ही ये वाई गुणसूत्र होता है। और इसी वाई गुणसूत्र से बालक के लिंग का निर्धारण होता है। बालक के लिंग का निर्धारण इस वाई क्रोमोसोम से होता है। तो यहां हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि ये कहा जाता है कि महिला के द्वारा या महिला की द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है, उसी में समस्या। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पुरुष की वजह से ही होता है, उसके पास तो एक्स एक्स करेक्टर ही होता है। अब इसमें पहली संतान लड़का या लड़की होना किस पर निर्भर करता है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, फिर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। पहली संतान लड़का या लड़की होना इस पर डिपेंड करता है कि इन दोनों गुणसूत्र यानी जो ये पेयर है पूरा, इन दोनों में कौन प्रभावी होगा। जो प्रभावी होगा वो अपने आप को डोमिनेट करेगा। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि जब क्रॉस होगा, मान लीजिए एक्स एक्स और एक्स वाई, इसमें क्रॉस हो रहा है, इन दो में जो प्रभावी जो ताकतवर होगा, मान लीजिए ये प्रभावी है, तो सबसे पहले ये आके फीमेल के किसी भी एक एक्स से जो पावरफुल होगा उसके साथ वो संयुग्मित कर लेगा, और संयुग्मित करके एक्स वाई बनाएगा। ठीक है, एक्स वाई। फिर ये दूसरा वाला इससे कर सकता है तो एक्स एक्स आ सकता है, या अगर पुनः ये उससे करेगा नेक्स्ट टाइम तो भी। तो इसीलिए पहली संतान लड़का या लड़की होना किस पर डिपेंड करता है, वो इस मेल के दोनों गुणसूत्रों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है उस पर डिपेंड करता है, या हम यूं कहें कौन डोमिनेट कर रहा है उस पर। जो डोमिनेट करेगा पहले वो क्रॉस करेगा। अगर एक्स डोमिनेट कर रहा है तो इनके किसी भी एक्स से वो संयुग्मित होकर एक्स एक्स बनाएगा, यानी पहली लड़की होगी। वहीं पर अगर वाई डोमिनेट करेगा दोनों में किसी भी एक्स से, ये डिपेंड नहीं करता है कि इसमें कौन सा डोमिनेट करेगा, डिपेंड इसके ऊपर करता है मुख्य रूप से, क्योंकि ये वाई कैरेक्टर है, वो तो एक्स ही एक्स है, दैट डजंट मैटर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लिंग निर्धारण कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहां पर आपने देखा 23, और यहां पर भी 23। मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46, 46 होती है। अब मैंने ये बताया आपको कि जो मेल से 23 करेक्टर और फीमेल से 23 करेक्टर्स, जब ये 23 और 23 करेक्टर्स, क्योंकि माता पिता से 50% लक्षण बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, बाकी पीढ़ी के और भी करेक्टर्स होते हैं, बाबा दादा और पीछे चले जाइए आप, वहां से भी आते हैं, एक पैटर्न होता है इसका कि किस प्रकार से कितने आगे। तो लेकिन माँ बाप से अगर हम डायरेक्ट बात करें तो 50% लक्षण बच्चों में जाते हैं, यानी 23 गुणसूत्र ये और 23 ये जब आपस में मिलेंगे, अभी यहां भी देखिए 23 23 अलग अलग है, यहां भी अलग अलग है, लेकिन यहां पर जब आप जैसे ये एक ही में हो गए तो यहां से 46 स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहां भी 46 होंगे, 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ा, और आगे ऐसे ही जो बेबी डेवलप होगा उसके अंदर भी गुणसूत्र 46 ही होंगे। ठीक, होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ये एक प्रक्रिया थी यहां से। अब एक बात आप समझिएगा कि जो ये स्टेजेस आपने देखी हैं ये जन्म के पूर्व की, जन्म के बाद की। अब मैं आगे बढ़ूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है? गर्भाधारण से लेकर किशोरावस्था के अंत तक बच्चे में होने वाले शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों की एक निरंतर और अनूठी प्रक्रिया है। यह जैविक, आनुवांशिकी और पर्यावरणीय, जिसमें कि पोषण, शिक्षा, पालन पोषण कारकों से प्रभावित होती है, जिसका उद्देश्य बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है। मैं ये डेफिनेशन आपको पहले ही समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि बाल विकास क्या है और बाल विकास में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो आप अध्ययन करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जैसे गर्भधारण से लेकर, यानी गर्भधारण से लेकर मैंने आपको जन्म से पूर्व का भी बता दिया, जन्म के बाद का भी बता दिया। किशोरावस्था के अंत तक बच्चे में जो भी शारीरिक, शारीरिक मतलब बॉडी से रिलेटेड, संज्ञानात्मक यानी मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी उसके संज्ञान में चीजें आती हैं, भावनात्मक यानी उसके संवेगों से रिलेटेड, संवेग वगैरह जो जैसे क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, है ना, या ईर्ष्या हो गई, इस तरह की चीजें, भय हो गया। सामाजिक, समाज के बारे में, अपनी पहचान, परिवार के सदस्यों से और चीजों से जुड़ाव, वो चीजें। परिवर्तनों की एक निरंतर और अनूठी प्रक्रिया है, यानी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जन्म के बाद से ही परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं। अब इसमें क्या है कि जैविक, अनुवांशिकी यानी जो माता पिता से लक्षण आते हैं वो, और जो पर्यावरण यानी वातावरण से मिलते हैं वो, वातावरण में पोषण कैसा दिया जा रहा है, शिक्षा कैसी है, लालन पालन कैसा है, सामाजिक कारक कैसे हैं, उससे प्रभावित होता है और ये बालक को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया है। तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन प्रॉपर, और होप यू विल अंडरस्टैंड। इसके बाद हम बात करेंगे बाल विकास की कुछ परिभाषाएं। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं और इसका शॉर्ट भी अभी मैं बताऊंगा आप कैसे याद कर सकते हैं। पहले तो आप देख लीजिए कि बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर वयस्क तक अपने वातावरण के साथ निरंतर अनुकूलन करता है, यानी एडजस्टमेंट करता है। तो इसका मैं अभी शॉर्ट बताऊंगा आपको, वहां भी आप देख लीजिएगा, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, क्योंकि पॉइंट आउट जब आप करेंगे तो याद रहेगा आपका। इसके बाद एलिजाबेथ हरलॉक। तो एलिजाबेथ हरलॉक क्या है, कहती हैं बाल विकास एक प्रगतिशील श्रृंखला है, यानी प्रोग्रेसिव सीरीज है, प्रॉपर एक एक करके बढ़ती रहती है, जो निरंतर व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण होती है। ये एलिजाबेथ का कहना था। देखिए यहां से कीवर्ड्स मैं आपको बताता चलता हूं। देखिए एक तो यहां पे अगर हम क्रो एंड क्रो की बात करें तो एडजस्टमेंट, ठीक है, निरंतर अनुकूलन यानी एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना है, लेकिन लेकिन किसके साथ, वातावरण के साथ, ठीक है। बाल विकास वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर वयस्क होने तक अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, यानी एडजस्टमेंट करता है। वहीं अगर हम हरलाख की बात करें तो बाल विकास एक प्रगतिशील श्रृंखला है, यानी प्रोग्रेसिव सीरीज है, जो निरंतर, व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण होती है। ये दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण रहती है, ठीक है। अब इसके बाद JW सेंट्रॉक क्या कहते हैं? इनका कहना है कि बाल विकास उन बायोलॉजिकल, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव और सामाजिक यानी सोशियो इमोशनल, सामाजिक भावनात्मक सोशियो इमोशनल परिवर्तनों का अध्ययन है, जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक घटित होते हैं। तो इनको, सेंट्रॉक को ऐसे आपको याद रखना है कि बाल विकास एक तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, ये तो क्लियर है, लेकिन ये कीवर्ड्स देखिए आप। एक तो बाल विकास उन बायोलॉजिकल और कॉजनेटिव, ये दोनों चीजें, बायोलॉजिकल और कॉजनेटिव और भावनात्मक और सोशियो इमोशनल, ये चीजें, इनका जो अध्ययन है, इनके जो परिवर्तन का अध्ययन है, यानी बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये जो परिवर्तन होता है बालक में, कब से, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, इन सभी चीजों का जो अध्ययन है वो बाल विकास में किया जाता है। ये सेंट्रॉक कहते हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे का तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का जो चरणबद्ध विकास, डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, वही बाल विकास है। ये जीन पियाजे का मत है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो एरिक्सन की है, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए
एरिक एरिक्सन क्या कहते हैं? बाल विकास एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है, मनोसामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक और व्यक्तिगत कॉन्फ्लिक्ट्स का समाधान करते हुए आगे बढ़ता है। एक तो सामाजिक और व्यक्तिगत दो चीजें, दो संघर्ष यहां पर ध्यान रखने हैं कि बाल विकास एक प्रकार की मनोसामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बालक विभिन्न अवस्थाएं यानी सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्षों का समाधान करते हुए आगे बढ़ता है, यही बाल विकास है, एरिक्सन का कहना है। सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं? सिगमंड फ्रायड का जो कथन है, बाल विकास एक मनोयौनिक, ये शब्द याद रखिएगा, साइकोसेक्सुअल, ये शब्द, ये सिगमंड फ्रायड का दिया हुआ है, ठीक है, साइकोसेक्सुअल मनोयौनिक प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों में लिबिडो की संतुष्टि से प्रभावित होता है। ये लिबिडो शब्द जिसका अर्थ वासना होता है, और ये बाल विकास में सिगमंड फ्रायड का बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पर पूरी इनकी रिसर्च है। इन्होंने लिबिडो का भाव के बारे में बताया। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लिबिडो के भाव के बारे में किसने बताया था, तो वो सिगमंड फ्रायड ने बताया था। लिबिडो की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे बालक का अपनी संतुष्टि के लिए अंगूठा लगातार चूसना, है ना, किसी भी चीज को आप देखे होंगे, अपने आसपास बच्चे होते हैं उनके बारे में, तो वो चीजें लिबिडो के भाव को वो साइको सेक्सुअल की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें इन्होंने आपको पता होगा जब सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद दे रहे थे, तो मस्तिष्क में अचेतन मन की ओर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। अचेतन मन को ही इन्होंने माना था कि पूर्ण रूप से दमित इच्छाएं जो होती हैं हमारे अचेतन मन में, वो जागृत होती हैं, जिसको इन्होंने आगे कंसिडर किया था। इसके बाद सिगमंड फ्रायड ने आपको ये भी बताया था ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो ये दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा, मनोयौनिक यानी साइकोसेक्सुअल और लिबिडो, तो दो चीजें यह ध्यान रखना, इसी नाम से सिगमंड फ्रायड को आप याद रखिएगा। इसके बाद लिव वाइगोत्स्की, लिव वाइगोत्स्की, लेव या लिव कहीं कहीं लिखा हुआ है, लिव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बालक विकास, बाल विकास सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसमें भाषा और सामाजिक संपर्क की प्रमुख भूमिका होती है या भूमिका निभाते हैं। तो इनका कहना सीधा सा वाइगोत्स्की का ये था, एक तो भाषा पर फोकस किया और दूसरा सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरेक्शन इन्होंने फोकस किया। रॉस क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं विकास, वृद्धि, ग्रोथ और परिवर्तन यानी चेंजेस की वो श्रृंखला जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सतत चलती रहती है। रॉस कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट या ग्रोथ या चेंजेस, ग्रोथ, विकास, वृद्धि और परिवर्तन होते रहते हैं, ये कहते हैं कौन? रॉस कहते हैं। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर एक्चुअल में बाल विकास पर्यावरणीय अनुभव, इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस और अधिगम का परिणाम है, ये स्किनर कहते हैं। स्किनर को बारे में आपको पता ही होगा, इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो चूहों पर किया था, जो अधिगम का प्रयोग था, किस प्रकार सीखते हैं बालक, तो इन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर किया था। तो स्किनर, इसीलिए इन्होंने अधिगम टर्म का इस्तेमाल किया है एक यहाँ पे, कि बाल विकास पर्यावरणीय अनुभवों और अधिगम के जो परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है वो हमारा बाल विकास है। सो होप यू विल अंडरस्टैंड, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इनको एक बार ये वाला स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना, संक्षेप में याद करने की ये ट्रिक है, तो आपको इजीली याद हो जाएगी आसानी से, बहुत आराम से आप देख लीजिएगा। वन लाइन में क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट, बहुत आसान, सिंपल। क्रो एंड क्रो कहते हैं कौवा, जैसे कहते हैं कि क्रो एंड क्रो को आप कंसिडर कर लीजिएगा, कौवा, कौवा कहाँ रहता है? जंगल में, वहां क्या होता है? इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ वो क्या करता है? एडजस्ट करता है, इस तरह से। हरलाख, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और पर्पसफुल प्रोसेस, है ना, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव एंड पर्पसफुल प्रोसेस, ये टर्म्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। सेंट्रॉक क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल, कॉजनेटिव एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस ही बाल विकास है। जीन पियाजे क्या कहते हैं? कॉजनेटिव डेवलपमेंट में जिसमें स्टेजेस हैं संज्ञानात्मक विकास की, वो बाल विकास के तहत आती है। एरिक्सन क्या कहते हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स यानी साइको सोशल संघर्ष जो देखने को मिलते हैं वो एरिक्सन कहते हैं। सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट या लिबिडो का भाव। वाइगोत्स्की कहते हैं सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको जेड-पी-डी भी कहा गया, और लैंग्वेज के बारे में इन्होंने भी एक्सप्लेन किया। रॉस क्या कहते हैं? ग्रोथ प्लस चेंज टिल डेथ यानी जन्म से मृत्यु तक जो परिवर्तन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था। स्किनर कहते हैं लर्निंग और इन्वायरमेंट बेस्ड, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, एक ही 9 परिभाषाएं हैं टोटल, और मैंने एक पेज में आपको ये एक स्लाइड में बता दिया है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बार बार पूछी गई है।
ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहली अवस्था के बारे में हम बात करेंगे, शैशवावस्था के बारे में। देखिए शैशवावस्था के बारे में मैंने आपको अभी बताया भी था थोड़ा सा, फिर मैं बता देता हूं। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष यानी जन्म से 6 वर्ष के बीच की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था भी दो पार्ट में डिवाइड की गई है, यानी इन्फेंसी स्टेज जो है शैशवावस्था, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। ये 0 से 6 वर्ष, तो 0 से 3 वर्ष और 3 से 0 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। ये 0 से 3 वर्ष को कहा गया पूर्व शैशव काल, और जो 3 से 6 वर्ष का है इसे उत्तर शैशव काल कहा गया। किसी किसी किताब में आपको दिख जाएगा पूर्व बाल्यकाल, यानी बाल्यकाल के पूर्व की अवस्था भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। 3 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यकाल भी कहा जाता है। तो शैशवावस्था ये दो भागों में इसको बांट दिया गया है, और दोनों भागों में मनोवैज्ञानिक इसको अलग अलग अध्ययन करते हैं। लेकिन इसको आप समझ गए, तो आप ये समझिए पहले शैशवावस्था की मुख्य परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और इनके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे जो पहली परिभाषा हमारी है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा कि सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल से तात्पर्य इतना सा है कि बालक यहां पर आप कुछ भी उसको बोलोगे तो वो कर लेता है, वो आज्ञाकारी टाइप का बालक होता है और वो आपकी बात को मानता है, समझता है और करने लगता है। आपने कहा बेटा ये बोलो तो वो बोलेगा, बेटा बैठ जाओ बैठ जाएगा, खड़े हो जाओ खड़े हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन इसे मानते हैं। फ्रायड फ्रायड कहते हैं बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ध्यान देना, फ्रायड कहते हैं बालक को जो भी कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? पूछ लिया जाएगा बालक को जो भी कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, निम्नलिखित में से किसने कहा है, या ये कथन किसका है? तो आप बता पाएंगे सिगमंड फ्रायड का कथन है। तो बालक को जो भी कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। न्यूमैन क्या कहते हैं? शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। महत्वपूर्ण काल इसलिए इन्होंने कहा था, न्यूमैन की एक रिसर्च थी, इन्होंने एक्चुअल में कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। हमारे यहाँ सामान्य मतलब अपनी देसी भाषा में कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, यानी ये शैशव काल। पालने का मतलब है कि बालक कब पालने में रहेगा? शैशवावस्था में रहेगा, जन्म के बाद। उसमें होता क्या है कि मुख्य रूप से ये अवस्था बालक के विकास की प्रमुख अवस्था है। यहां पर बालक अपनी हर एक एक्टिविटी को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, जो उसके अंदर क्षमताएं होती हैं वो उनको करने का प्रयास करता है और करता भी है। तो इसीलिए ये न्यूमैन की बोला कि सबसे महत्वपूर्ण काल है, चाहे शारीरिक विकास के मद्देनजर देखें, क्योंकि बॉडी का डेवलपमेंट भी एक साल में डबल वेट हो जाता है। भार की बात करें, लंबाई की बात करें तो लंबाई भी प्रॉपर बढ़ने लगती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। दांत देखें अगर हम, तो जन्म के समय दांत नहीं होते हैं या एक या दो दांत होते हैं, लेकिन अगर हम एक साल के बाद देखें तो लगभग 20 दांत पूरे निकल आते हैं। एक साल का मतलब हो गया 8 से 10 महीने में दांत बच्चे के निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं। पहले 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, लाइक दिस, फिर लास्ट में दूध के दांत सारे 20 होते हैं और 20 निकल आते हैं। तो इसीलिए इस स्टेज को न्यूमैन ने सबसे महत्वपूर्ण काल कहा। एडलर क्या कहते हैं? बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। मैंने अभी बताया कि कुछ ही महीने के बाद पता चल जाएगा कि बालक का क्या स्थान है, ये एडलर कहते हैं। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये क्रो एंड क्रो का कथन है। गुड एनफ क्या कहते हैं? व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। आप समझ लीजिए, मानसिक विकास गुड एनफ के द्वारा अगर कहा जाए, इन्होंने कहा कि 3 वर्ष की आयु तक आधा विकास हो जाता है, बाकी बचे हुए में आधा होता है, लेकिन 3 वर्ष तक आधा हो जाता है। तो इस तरह से एक बार फिर से देख लीजिएगा, फ्रायड वैलेंटाइन कहते हैं सीखने का आदर्श काल है।
ठीक है। फ्रायड कहते हैं कि बालक को जो भी कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। वहीं न्यूमैन कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण काल है ये जीवन का। एडलर कहते हैं कि बालक के जन्म के कुछ ही माह के बाद ये पता चल जाता है कि वो जीवन में उसका क्या स्थान है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। वहीं गुड एनफ कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है पूरे जीवन में, वो 3 वर्ष की आयु तक 50% हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, सहसवावस्था की विशेषताएं। डेफिनेशन आपने देख ली, अब कुछ विशेषताएं देख लीजिए। देखिए, विशेषताएं ये भी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं कभी कभी कि किस अवस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सहसावस्था, तो इसीलिए मैंने इनको भी रख दिया है, ये भी आप देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली विशेषता है आत्म प्रेम की भावना। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आत्म प्रेम प्रेम की भावना सहसावस्था में बालक में देखने को मिलती है। आप बालक 1 साल का हो जाए, उसकी उंगली आप थोड़ा सा हल्का दबा के देखिए या चिकोटी काट के देखिए, तो वो अपने आप को दूर भगाएगा, अपने आप को दूर करेगा। कभी गर्म ग्लास में अगर हाथ से गलती से भी टच हो जाएगा तो दूर कर लेगा, क्योंकि वो अपनी बॉडी से प्रेम करता है। और इसको इसको इसके बारे में सिगमंड फ्रायड ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, नर्सिज्म। आत्म प्रेम की भावना सिगमंड फ्रायड कहते हैं, मैं नाम लिखे दे रहा हूं, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड। ये कहते हैं कि ये है नर्सिज्म। नर्सिज्म, नर्सिज्म कहा, आत्म प्रेम या स्व प्रेम की भावना को सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं? नर्सिज्म कहते हैं। अब इसमें नार्सिज्म का तात्पर्य इतना सा बस आप ध्यान रखना कि ये जो वर्ड है, ये नार्सिज्म एक वर्ड है, अपने आप से प्रेम करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, और सिगमंड फ्रायड ने इसको बताया, तो ये ध्यान रखना है। स्वकेंद्रित और स्वार्थी, इस अवस्था में बालक पूरी तरह से स्वकेंद्रित होता है, अपने पर ही ध्यान रखना है। आप उसको लिटा दीजिए बेड पे, कोई खिलौना दिख रहा होगा उसी से खेलता रहेगा, अपने ही सपनों में घूम रहा होगा उसको देख देख कर। तो इसीलिए इसको स्वार्थी और स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। ठीक, खिलौनों की अवस्था होती है, ये जो काल होता है एक्चुअल में इससे बालक खेलता है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, पूर्व जैसे हमने शैशवावस्था कहा, 0 से 3 वर्ष के बीच में बालक दूसरे टाइप के खिलौने होते हैं उसके, जैसे कुछ आवाज करने वाले हों, अपना ध्यान खींचने वाले खिलौने होते हैं कुछ, है ना, इस टाइप के रंग बिरंगे अलग अलग खिलौने जो उसको आकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे की स्टेज में आता है, जैसे हम कहें कि उत्तर शैशवावस्था में आता है 3 से 6 वर्ष में, तो चीजें बदलने लगती हैं। उसमें क्या होता है? उसमें होता यह है कि खिलौने अलग हो जाते हैं, लेकिन खिलौने रहते हैं। खिलौने अलग हो जाते हैं थोड़े से, जिसमें मानसिक शक्तियों का प्रयोग हो रहा हो, मन लगाकर बालक उन चीजों को खेल रहा हो, जैसे ब्लॉक बिल्डिंग बनाना हो गया, या अदर कोई और खिलौने हो गए, कार हो गई, बाइक हो गई, उनको चलाना, है ना, इस टाइप से खिलौने देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसको खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। इसीलिए इसे प्ले टॉय स्टेज भी कहते हैं। कल्पना जगत में विचरण, शैशवावस्था में बालक पूरी तरह से कल्पना की सजीवता को देखता है। वो हर चीज में उसको सजीवता नजर आती है। मान लीजिए टेडी बेयर है, तो टेडी बेयर को आप खाना खिलाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ मैं खा रहा हूं, तो वो भी खाएगा, लाइक दिस, क्योंकि उसमें भी जीवन है, वो भी सजीव है, उसकी भी मॉम है, उसके भी डैड है, लाइक दिस। वो बालक बोलता है, इसके भी मॉम है, इसके भी डैड है, तो आप समझ जाएंगे। इसीलिए इसे कल्पना जगत में विचरण या कल्पना की सजीवता कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें वो कोई बिना तर्क के चिंतन करता है चीजों को, बिना तर्क, कोई तर्क नहीं होता है, और ऐसे ही चिंतन वो करता रहता है। अजीबो-गरीब अवस्था, अजीबो-गरीब अवस्था इसलिए कही जाती है क्योंकि बालक इसमें बहुत ही अजीबो-गरीब व्यवहार करता है। कहने से तात्पर्य इतना सा है कि वो खुद में ही कंफ्यूज होता है, कब रोना कब हंसना, कोई चीज नहीं मिली तो पल में रोना पल में हंसना, ठीक है, लाइक दिस, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। खतरनाक काल, खतरनाक काल से एक वजह से इसको कहा गया है डेंजरस स्टेज, इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि बालक इसमें जैसे चोट लगने का बहुत भय रहता है बालक को, सर के बल गिरना, क्योंकि मैं, आप ये मत समझिए कि बालक बड़ा हो गया है, ये पूरी चीजें जो है ये दोनों चीजों में कवर होंगी, यानी
जो पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था में तो बालक छोटा ही होता है, जब चलना स्टार्ट करता है धीरे धीरे चीजों को पकड़ कर, है ना, लाइक दिस। तो इसीलिए क्या होता है कि ये खतरनाक काल होता है, चोट लगने का भय रहता है इस स्टेज में। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, बिल्कुल नो डाउट, हर इस स्टेज में जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काल होता है। जैसे कि बालक को जो भी कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई मनोवैज्ञानिकों की, सबने बताई है। तो इस तरह से ये कुछ गुण। इसके बाद नेक्स्ट इसी स्लाइड के आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये यहां से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज कौन सी होती है, स्कूल में डालने की अवस्था क्या होती है, बालक कब से अपना स्कूल जाना आरंभ कर देता है, तो कब से आरंभ करेगा, तो वो बाल्यावस्था होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज कहते हैं, शैशवावस्था को नहीं कहते हैं। हमारा चाहे आरटीई में आप देख लीजिए, राइट टू एजुकेशन में, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 में आई थी उसमें देख लीजिए, हर जगह पर आयु सीधे सीधे 6 वर्ष रखी गई है। यानी 5 वर्ष पूरा होने पर बालक फर्स्ट क्लास में स्कूल में एडमिशन लेगा। उसके पहले कई कई जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, जहां पर बालक को बैठना और चीजों की प्रैक्टिस कराई जाती है, खेल के माध्यम से, खेल विधि से, और भी चीजें। तो वहां पर जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में एडमिशन लेने की जो एज रखी गई वो 6 इयर्स। तो इसीलिए एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज बाल्यावस्था को कहा जाता है, जो कि 6 वर्ष से आरंभ होती है। यहां पर क्या है कि शैशवावस्था में बालक का जो प्रथम शिक्षक होती है वो माँ होती है, क्योंकि बालक सबसे पहले अपनी माँ को ही देखता है। तो बालक की प्रथम शिक्षक जो होती है वो माँ होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि द्वितीय शिक्षक कौन होता है, तो उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। द्वितीय शिक्षक से तात्पर्य इतना सा है कि जो समाज होता है उसके आसपास के लोग होते हैं वो होते हैं। प्राक विद्यालय अवस्था, इसीलिए प्राक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आंगनबाड़ी वगैरह होता है, या घर में ही बच्चों को थोड़ा कुछ चीजें बताना, मैनर्स चीजें, है ना, उठना बैठना, ये सब चीजें बताना, वो प्राक विद्यालय अवस्था इसीलिए कहा जाता है। क्या क्यों की बक्की अवस्था, बक्की मतलब बोलना, सिंपल उसमें बोलते हैं हम लोग। यानी बालक इसी 6 वर्ष तक की अवस्था में, जन्म से 6 वर्ष के बीच में, क्या क्यों ये सारी चीजें, है ना, बोलना स्टार्ट करता है। नहीं, हाँ, है ना, बट देयर इज अ कंफ्लिक्ट। कभी कभी वो डाउट में रहता है कि कब हाँ बोलना है कब ना बोलना है, दोनों को मिश्रण कर देता है, ये भी देखने को मिलता है। बादशाह की अवस्था, बादशाह की अवस्था सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको कोई फिक्र नहीं है कि कब मुझे खाना है, कब मुझे पीना है, कब मुझे खेलना है, कब मुझे क्या करना है, कोई फिक्र नहीं। जैसे जैसे जो प्रक्रियाएं वन बाय वन होती जाएंगी वो चलती चली जाएंगी। पोटी किया है तो खुद घर के लोग, घर के सदस्य उसको क्लीन करेंगे। है? वॉशरूम जाना है, अगर बेड पे करना है तो बेड पे कर लिया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्लीन हो जाएगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बादशाह हूं। ठीक है, लाइक दिस। नामकरण विस्फोट की अवस्था, नामकरण विस्फोट की अवस्था यानी नामकरण का जो रहता है, जैसे आप बच्चे से किसी के भी नाम पूछिए घर में, तो इस अवस्था में वो सबको पहचानने लगता है और नाम लेकर भी बुलाने लगता है, नाम भी उनको पता हो जाते हैं बच्चों को शैशव काल में। संस्कारों के निर्माण की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि बालक को जो संस्कार, या हम यूं कहें नैतिक विकास का आरंभ बीज रूप में इसी काल में पड़ जाता है। शैशवावस्था में ही नैतिक विकास का आरंभ बीज रूप में पड़ना आरंभ हो जाता है। बीज रूप में, फिर से ध्यान रखिएगा, विकसित नहीं होता है लेकिन बीज रूप में रहता है। जब आप बालक को सिखाते हैं तो वो सीखना आरंभ करता है, किससे नमस्ते करना है, किसको प्रणाम करना है, क्या करना है, भगवान या धर्म, इन सभी चीजों के बारे में भी बालक धीरे धीरे स्टार्ट होता है समझना, या आप बोलोगे तो वो समझना शुरू होता है बीज रूप में। सामाजिक भावना का अभाव, बिल्कुल 14 नंबर जो पॉइंट है, सामाजिक भावना का अभाव रहता है इस अवस्था में पूरी तरह से। उसको नहीं पता है कि हमारे पास पड़ोस, या हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, या साथ में घर परिवार के और कौन कौन से सदस्य जो उसके सामने रह रहे हैं, बस उन्हीं से उसका रहता है कि हाँ ये मैं पहचानता हूँ, और आप भी अगर थोड़े दिन के लिए गायब हो जाएं तो थोड़े समय बाद आपको भी नहीं पहचानेंगे, थोड़ा डाउट में रहेंगे। तो सामाजिक भावना का पूरी तरह से अभाव होता है। सीखने का स्वर्ण काल कहा जाता है, बिल्कुल। वैलेंटाइन ने इसे आदर्श काल कहा, यहाँ पर आप स्वर्ण काल देख रहे हैं। स्वर्ण काल, क्योंकि बालक इस अवस्था में बहुत अच्छे से सीखता है। आप उसको ए से लेकर जेड तक आप सिखा सकते हैं एक बार में बैठा के प्रॉपर, 2 से 3 साल के बच्चे को। वहीं आप काउंटिंग भी सिखा सकते हैं प्रॉपर, वो रिपीट करेगा, भले ही वो थोड़े समय बाद भूल जाए लेकिन बोलेगा, और बोलने का मतलब इतना सा है, इसीलिए कहा जाता है सीखने का स्वर्ण काल।
क्षणिक संवेगों की अवस्था। शैशवावस्था में मुख्य रूप से जो संवेग देखने को मिलते हैं क्रोध भय क्रोध माफ करना दोस्तों, इंसेक्टिसाइड आ गए थोड़े से, माफ करना। ठीक है, तो जो शैशवावस्था में मैं कहां पर था, हाँ मैं बात कर रहा था संवेगों की। शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं मुख्य रूप से भय, ठीक है, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, ये संवेग देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, चार संवेग, भय क्रोध प्रेम ईर्ष्या, ये देखने को मिलते हैं संवेग, और ये प्रमुख चार संवेग हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्षणिक संवेगों की अवस्था होती है। मैंने अभी बताया कि थोड़ी देर में गुस्सा और थोड़ी देर में प्यार आने लगा, थोड़ी देर में क्रोध आया फिर नॉर्मल हो गए। ठीक है, इस तरह से नैतिकता का अभाव होता है। बिल्कुल नैतिकता का आप ये समझो कि यहां मैंने कहा संस्कारों के निर्माण की अवस्था, घर में माता पिता बच्चों में संस्कार डालेंगे, डेफिनेटली वो बताएंगे चीजों को, लेकिन नैतिकता का अभाव होता है कि वो अपने आप जाके अंदर से उसके भाव नहीं आएगा कि नहीं ये मुझसे बड़े हैं, इनके मुझे प्रणाम करना है, इनके मुझे अभिवादन करना है, इनसे नमस्कार करना है, वो उसको नहीं आएगा ना, वो अंदर से उसके भाव नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर नैतिकता का अभाव रहता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, मैंने बताया कि वो शैशवावस्था में बालक पूरी तरह से अनुकरणीय होता है, वो अनुकरण करता है, और अपने माँ बाप को देखकर, अपने फादर को देखकर, ठीक है, माँ अगर कुछ कर रही होगी तो बालक भी वो करता है, उसके पिता कुछ कर रहे होंगे तो बालक भी करेगा, वैसे ही उसको कॉपी करेगा, अनुकरण करेगा। भावी जीवन की आधारशिला यहीं से रखी जाती है। काम प्रवृत्ति की अधिकता, फ्रायड ने बताया था, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, साइकोसेक्सुअल टर्म यूज किया था जिसे लिबिडो कहा गया था, तो सिगमंड फ्रायड ने कहा था काम प्रवृत्ति की अधिकता देखने को मिलती है इस काल में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक ये टॉपिक जो बार बार सीटेट में भी पूछा गया है और अदर टेट में भी कई बार पूछा गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये ग्रंथियां हैं एक तरह की, हम यूं कहें कि मानव शरीर का ये ग्रंथियां जो कि हमारे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, मनोशारीरिक डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। देखिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, तो देखिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये लड़कों में देखने को मिलता है। यहां पर देखिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में देखने को मिलता है, वहीं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो लड़कियों में देखने को मिलता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स की वजह से मां के प्रति लगाव, या हम यूं कहें पॉजिटिव ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और पिता के प्रति ईर्ष्या का भाव, निगेटिव ओडिपस कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं। कौन? लड़के। वही लड़कियां अगर हम देखें तो पिता के प्रति आकर्षण और मां के प्रति प्रतिस्पर्धा या निगेटिव कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, निगेटिव इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स दो तरह के, पॉजिटिव ओडिपस कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसमें होगा? लड़कों में। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसमें होगा? लड़कियों में। ओडिपस कॉम्प्लेक्स की वजह से पॉजिटिव ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसके प्रति होगा? मां के प्रति। नेगेटिव ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसके प्रति होगा? पिता के प्रति होगा। ठीक है, वही इलेक्ट्रा में अगर हम देखें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अपने पिता के लिए, नेगेटिव इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मां के लिए होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये आप देखते भी होंगे कि बेटियां जो होती हैं घर में वो हमेशा अपने पिता के प्रति ज्यादा सहानुभूति या लगाव रखती हैं अपनी मां की तुलना में, वहीं लड़के अपनी मां के प्रति ज्यादा लगाव और सहानुभूति रखते हैं अपने पिता की तुलना में। पिता से बात करने में घबराते हैं लेकिन मां से फट से बोल देते हैं कोई भी बात हो। वहीं लड़कियां अपनी मां से कम बोलती हैं चीजों को, अपने पिता से तुरंत कह देती हैं। तो ये चीजें होती हैं और इन्हीं कॉम्प्लेक्स की वजह से देखने को मिलता है। तो शैशवावस्था में, इसके बाद मैं देखूंगा लास्ट आपको एक और टॉपिक शैशवावस्था का पढ़ाऊंगा, इसके बाद बाल्यावस्था कल पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे ही किशोरावस्था, एक एक करके सारे टॉपिक खत्म करेंगे। एक रह गया है पॉइंट इसमें कि बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। शैशवावस्था में प्रमुख शारीरिक विकास क्या क्या चीजें होती हैं? जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के समय बालक का वजन वेरी करता है, अलग अलग होता है। कभी 3 kg, कभी 4 kg, कभी 3.5 kg, आप देखते ही होंगे अपने आसपास। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बालक का 3.6 ये सामान्य है, जो औसत ज्यादा देखा गया है वो बताया जा रहा है।
कि सामान्यतः बालक का 3.6 केजी और बालिका का 3.4 केजी औसत भार होता है। बालिका का भार हमेशा बालक से कम होगा, बजाय कि कोई बॉडी में समस्या ना हो। शिशु का वजन जन्म के बाद घटता है, ध्यान देना, शिशु का वजन जन्म के बाद घटता है और 1 सप्ताह बाद फिर से बढ़ना आरंभ हो जाता है। जन्म के तुरंत बाद घटेगा और फिर 1 सप्ताह के बाद बढ़ना आरंभ हो जाएगा। 6 माह में शिशु का वजन 2 गुना हो जाता है, 6 मंथ में। 1 वर्ष में शिशु का वजन 3 गुना हो जाता है, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और 5 वर्ष के बालक का वजन लगभग 18 किलो हो जाता है, 18 से 20 किलो के आसपास होता है 5 वर्ष में। ठीक है, तो ये तो हो गई भार की बात। नेक्स्ट लंबाई देख लेते हैं। लंबाई अगर हम बात करें तो इसमें भी वही है कि बालक की जो लंबाई है बालिका से ज्यादा होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। जन्म के समय बालक की लंबाई बालिका से ज्यादा होती है। बालक की जो औसत है 51.25 सेंटीमीटर और बालिका की जो है 50.75 सेंटीमीटर होती है, ज्यादा है, आपको दिख रही है। शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है, नो डाउट लड़कों की ज्यादा होगी, जन्म के समय शैशवावस्था में होगी और बाद में भी ज्यादातर देखने को मिलती है। आप देखिए शैशवावस्था के अंत में लंबाई 2 गुनी हो जाती है। अगर शैशवावस्था के लास्ट में हम बात करें यानी 6 वर्ष के आसपास, तो जन्म से लंबाई 2 गुनी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिर और मस्तिष्क की और हड्डियां। सिर की बात करें तो नवजात शिशु का जो सिर हाथ पैर की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, यानी सिर जन्म के समय बड़ा ही होता है, कभी भी आप नोटिस करिएगा। इसीलिए आप जब बर्थ के समय, जब लेबर पेन के समय आप कभी भी हॉस्पिटल में देखिए तो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो डिलीवरी में होती है हेड, जो शिशु का सर, क्योंकि वो काफी बड़ा होता है जिसकी वजह से समस्याएं आती हैं। शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है 350 ग्राम होता है। ठीक है, हड्डियां अगर हम बात करें तो जन्म के समय शिशु में 270 से 300 हड्डियां लगभग होती हैं। 270 सामान्य है लेकिन 300 के आसपास भी जाता है। इसके बाद दांत की अगर हम बात करें तो शिशु में दांत बनने की जो प्रक्रिया है वो तो गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है। शिशु में जन्म के समय दांत नहीं होते, कभी कभी 1 या 2 दांत देखने को आगे मिलते हैं। जन्म के 5 या 6 महीने के बाद अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, 5 महीने से स्टार्ट हो जाते हैं और 1 वर्ष की आयु तक जो है बालक के 8 स्थायी दांत लगभग निकल आते हैं। 4 वर्ष के बालक के सभी अस्थायी दांत, जो 20 दांत होते हैं, दूध के दांत जिन्हें कहा जाता है मिल्की टीथ, वो 20 होते हैं, वो निकल आते हैं सारे के सारे। तो इस तरह से। इसके बाद हृदय की धड़कन। नवजात शिशु का हृदय छोटा होता है, बिल्कुल अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि हृदय की जो धड़कन है वो कब से स्टार्ट हो जाती है, तो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही जब ब्लास्टुला स्टेज आती है, अभी जो मैंने बताया था आपको, ब्लास्टुला स्टेज आगे बढ़कर जैसे ही मदर की बॉडी से अटैच होती है, यानी कि मदर के यूट्रस में जाकर प्लेसेंटा की मदद से जब वो इम्ब्रियो चिपक जाता है मां के शरीर से, तो हार्ट बीट आना स्टार्ट हो जाती है। वो हार्ट बीट काफी ज्यादा होती है उस समय, लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जन्म के समय शिशु का जो हृदय 140 बार धड़कता है जन्म के समय, और 6 वर्ष के बालक के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करें सामान्य, जैसे हम लोग हैं, सामान्य मनुष्य की हृदय की जो धड़कन होती है वो 72 बार प्रति मिनट होती है। तो देखिए कम होता आता है। तो शिशु की बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, आपने देखा होगा, यही कुछ रीजन है उसके, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है। सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है, लेकिन शिशु में 99 होता है या 99.1 के आसपास कभी कभी रहता है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है शिशु का। तो इस तरह से ये आपने हृदय की धड़कन देख ली। और इसी स्लाइड के साथ इस टॉपिक को मैं यहाँ पर फिनिश करूंगा लेक्चर, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, तो कल के लेक्चर में हम आगे की चीजें देखेंगे। और इन टॉपिक्स को आपने अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो पॉज करके फिर से जाइए पीछे, एक बार फिर से अध्ययन कर लीजिएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रॉमिस है मेरा कि आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक के वीडियो मिलेंगे। आप सारे टॉपिक एक एक करके तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मेरा नाम डॉक्टर देव सिंह है और आप हमारे साथ देव सिंह एजुकेशन हब लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे। थैंक यू।